मेरा नाम प्रभाकर वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी शुरू की पढ़ाई मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही की। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था क्लास 12 तक, और क्लास 12 में पढ़ते हुए मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पापा फार्मिंग या उससे रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, वो घर संभालती हैं। और मेरे बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब किया और मैंने पहले हिंदुस्तान टाइम्स और उसके बाद भारती एयरटेल लिमिटेड में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा। और भारती एयरटेल में रहते हुए मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज का मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। जॉब के साथ थोड़ी कठिनाई हो रही थी शुरू में, और ऐसा हुआ कि मैं 2 बार तो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया। मैंने 2018 का अटेम्प्ट दिया था पहली बार, और ग्रेजुएशन मेरी 2016 में ही कंप्लीट हो गई थी। तो 2018 में अटेम्प्ट में मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था, और 19 में भी मैं नहीं कर पाया प्री क्वालिफाई, और 18 के लास्ट तक आते आते मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद मैं फुल टाइम प्रिपरेशन पे लग गया था। और उसके बाद जब मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मैं सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था और मैं मेंस दे रहा था। तो उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। और उसके बाद जब सिविल सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही था, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब मेरे मार्क्स आए तो उसमें काफ़ी कम मार्क्स थे, बिलो 200 मार्क्स थे। तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया जाए। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जब मैंने सीरियसली अटेम्प्ट देना शुरू किया, तो 2021 में मैंने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव किया और उसमें मैं प्रीलिम्स फोकस तैयारी की, और प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया, और उसके बाद मेंस भी क्वालिफाई हो गया था और मैं इंटरव्यू लेवल तक पहुंचा था लास्ट ईयर। तो प्रीलिम्स की जो मेरा इनिशियल अटेम्प्ट थे, उसमें जो मेरा जब मैंने एनालाइज़ किया तो फेल होने के कई सारे रीज़न थे। जो इनिशियली मैं थोड़ा बैकग्राउंड की वजह से मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं क्लियर कर लूँगा, और थोड़ा कम फोकस था इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ, क्योंकि मेरा मेन ध्यान सिविल सर्विसेज में था। मुझे लग रहा था कि कुछ दिन प्रैक्टिस करके मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाल लूँगा, और जब मैं एनालाइज़ किया तो मैं पाया कि ये सही नहीं है। अपना एक अलग रिक्वायरमेंट था इंजीनियरिंग सर्विसेज का। और इसमें जो प्रीलिम्स में, जैसे कि आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, जैसे GS1 पेपर होता है जो कि 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस आते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है वो अपना मेन स्ट्रीम का होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, और 300 मार्क्स के होते हैं, 150 क्वेश्चंस। तो जो अपना फर्स्ट पेपर है जो GS1 है, उसमें 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब 10 सब्जेक्ट्स में जैसे मैंने जो फोकस इनिशियली उन सब्जेक्ट्स पे किया जो कि मेरे सिविल सर्विसेज में मैच करते थे। जैसे कि मैंने एथिक्स पे फोकस किया, मैंने एनवायरनमेंट पे फोकस किया, और उसके बाद मैंने ICT और करंट अफेयर्स पे फोकस किया। फिर मैंने धीरे धीरे मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया जो कि मेरे सिविल सर्विसेज में मैच नहीं करते थे। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जैसे स्टैंडर्ड क्वालिटी है, इन सब जो मैच नहीं करते थे, जैसे मटेरियल साइंस है, तो इनको मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। और क्योंकि मैं वो सीरियस अटेम्प्ट दे रहा था, तो मैंने पहला काम मैंने जो सीखा अपनी मिस्टेक से, कि मैं सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करूं। सिलेबस एक बार अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद मैं जब टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे। तो ये करते हुए मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की। जैसे मैंने मेडिजी का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया और एस इंजीनियरिंग का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। और मैंने कोचिंग नहीं ली थी किसी भी कोचिंग से, तो मैंने जो मेन पढ़ाई की वो बेसिकली सेल्फ स्टडी ही था इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो सेल्फ स्टडी में जैसे मैंने मटेरियल जो यूज़ किया, रिसोर्सेज, उसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिसोर्सेज थे, वो मेनली मैंने मेडिजी के जो हैंड रिटन नोट्स जो मिलते हैं, मैंने उसी से शुरुआत की। और उसके बाद जैसे एस इंजीनियरिंग का मेंस का स्पेसिफिक जो मटेरियल होता है, उसमें पोस्टल कोर्सेज से वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है। जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो वो मटेरियल मैंने यूज़ किया।
प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है GS1, उसका अप्रोच मैंने कुछ इस प्रकार फॉलो किया कि मेरा टारगेट था कि 200 में से 100 मार्क्स ले आएँ, 100 मार्क्स, और उसके लिए मुझे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, 50 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे। तो अटेम्प्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें पहले से नहीं पता होते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही जिसके बारे में आइडिया नहीं होता। तो कुल मिला के अगर हम 75 to 80 या 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे 100 मार्क्स या उससे प्लस आ सकते हैं। और मेरा टारगेट 100 मार्क्स था, तो मैंने करीब 80 to 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। और इसके बाद जो इसमें मेन जो डिफ़िकल्टी आती है, जैसे लोग इसमें जो एस्पिरेंट्स हैं, जैसे मैं भी इनिशियल अटेम्प्ट में किया था, मैं सोचता था कि 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी मैं 100 मार्क्स ले आ सकता हूँ। लेकिन उसमें फिर जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो उसमें पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे गलत थे। बहुत सारे जैसे कि अगर मैं 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ और मोर देन 20 क्वेश्चन अगर गलत चले जाते हैं तो मेरा स्कोर 100 बिलो 100 हो जाता है। तो इसमें मेरे हिसाब से प्रयास तो फर्स्ट पेपर में ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इसमें जैसे 75 क्वेश्चन अगर मैंने अटेम्प्ट किया और मेरे 20 क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, तो मेरा स्कोर करीब 1/3 नेगेटिव होगा, तो 1/3 के हिसाब से 27 माइनस हो जाएंगे, तो मेरा स्कोर 98 के आसपास आएगा। अब सपोज़ मैं 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करता हूँ और मेरा टोटल अटेम्प्ट हो जाएगा 90, और मैं 35 क्वेश्चंस मेरे गलत जाते हैं। तो 35 क्वेश्चंस गलत जाने के बाद भी अगर 1/3 नेगेटिव देखें तो उसमें 47 के आसपास माइनस करना पड़ेगा। तो 90 में से अगर मैं 47 माइनस करूँ तो 43 के आसपास बचता है, और 43 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट जाएंगे, तो उसके हिसाब से 86 मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर मैं 75 के बजाय मैं 90 अटेम्प्ट करूँ और जो 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो मेरे के सारे गलत चले जाएँ, तो भी मुझे सिर्फ 10 मार्क्स का नुकसान होता है। और ये रिस्क, अगर मैं 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा रिस्क लेते हुए मैं अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो बहुत कम चांस है कि 15 आउट ऑफ 15 गलत जाएं, क्योंकि वो एकदम से अगर बैड लक होगा तो 15 आउट ऑफ 15 गलत जाएंगे। अदरवाइज़ 15 में से अगर आपके 4-5 भी सही चले जाते हैं तो आप पॉजिटिव मार्क्स में ही आएंगे। और अगर आप जैसे टेस्ट के टाइम पे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, जैसे यूपीएससी का ऑनलाइन वहाँ पे वेबसाइट पे डाउनलोड करके, तो उनके आंसर्स को एनालाइज करके आप पाएंगे कि जो एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सही जाने लगेंगे। मेरे टाइम पे ये हुआ था कि थोड़ा एथिक्स, इस साल एथिक्स का पेपर जो ऑब्जेक्टिव था वो उसमें टफ़ क्वेश्चंस आ गए थे, तो मेरा स्कोर 80 के आसपास ही आ पाया। अदरवाइज़ मेरा टारगेट 90 प्लस का था। मैं 90 प्लस स्कोर करने के लिए मैंने टारगेट बनाया था और 80 या 81 मार्क्स के आसपास आया है। प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, और 150 में आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस हमें इतने अटेम्प्ट करने होते हैं कि हमारे मार्क्स 200 प्लस आ जाएँ। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, 200 प्लस मार्क्स लाने का। अब इसमें मेरा जो मेन फोकस था वो एक्यूरेसी पे था, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था उसका एक मेन रीज़न एक्यूरेसी था। मैं जब टेस्ट सीरीज़ भी देता था तो मेरा टारगेट होता था कि 90% एक्यूरेसी के साथ मैं टेस्ट दूँ। इसमें एक्यूरेसी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है। एक्यूरेसी को बढ़ाना भी बहुत टफ काम है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और एक्यूरेसी घटती भी नहीं है जनरली। तो जैसे मैंने 108 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे 14-15 क्वेश्चंस गलत गए थे। इसमें अभी मेरे स्कोर जो है 168 या 170 के आसपास स्कोर है। मेरा टारगेट मुझे वो 200 का लेके चल रहा था, और GS1 में मैं टारगेट अबाउट 100 का लेके चल रहा था। तो मेरे 300 मार्क्स आने चाहिए थे अगर मेरे टारगेट को देखा जाए। बट मेरा स्कोर, मुझे जो मैंने डिफरेंट कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स के आंसर से मैंने जो कंपेयर किया तो वो 260 के आसपास बन रहे थे। तो प्रीलिम्स देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं थोड़ा सा मार्क्स कम रह गए हैं, तो मुझे मेंस में और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेने के लिए। मेरे लास्ट ईयर जब मैंने मेंस दिया था तो उसमें मेरे 271 के आसपास मार्क्स थे। तो मुझे सिलेक्शन से मैं 80 मार्क्स पीछे रह गया था। तो मुझे इतना प्रयास करना था कि 80 लास्ट ईयर का जो रह गया है उसको ले आऊँ, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा ले आऊँ जिससे कि सिलेक्शन फ़ाइनल हो जाए। तो उसमें
मैंने उसके लिए जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई, मैं जो मुझे इंजीनियरिंग जो एस इंजीनियरिंग से मुझे मिला था रिसोर्सेज पोस्टल कोर्सेज़ के थ्रू, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर को टारगेट किया। सबसे पहले मेंस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर को टारगेट किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हुए मैं उसके नोट्स नहीं बना रहा था। एक्चुअली एक बात और यहाँ पे कि प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप फार्मूला भी लिख रहे हैं तो उसमें फार्मूला आपको अलग से कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत कुछ मेहनत कर करके और उन्होंने एक हैंडबुक जैसा कुछ दे दिया है, मार्केट में अवेलेबल है। तो फार्मूले की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हैंडबुक आपको मार्केट से मिल सकती है, ऑनलाइन भी मिल सकती है। तो आप अलग से फार्मूला लिखने के बजाय ये कर सकते हैं कि उसी को परचेज़ कर ले, 200-250 के आसपास आएगी। तो वहाँ से आपके सारे फार्मूले वहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे। अगर कोई फार्मूला आपको नहीं भी मिलता है तो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं, और ये आपको प्रीलिम्स में और मेंस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप एकदम मेंस जब आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता है उसके 2-3 दिन पहले आपको समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं, तो उस टाइम पे हमें फार्मूला बुक ही रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। हमें एक्चुअल एग्ज़ाम में फार्मूले उस समय याद आएंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फार्मूले के बेसिस पे हो जाएंगे। तो मेंस एग्ज़ाम का जो एक्चुअली रिसोर्सेज है वो मैंने पहला तो रिसोर्सेज मैंने एस इंजीनियरिंग का जो पोस्टल कोर्स मिला था वो मैंने फॉलो किया, और मेडिजी का जो हैंड रिटन नोट्स थे वो मैंने फॉलो किया। और इसके साथ साथ मैंने जो प्रीवियस ईयर को मैंने एकदम मतलब फ़र्स्ट प्रेफरेंस, मेरा फर्स्ट चॉइस मान के मैं प्रीवियस ईयर को कर रहा था, क्योंकि टाइम थोड़ा कम था। तो मैं प्रीवियस ईयर को टारगेट अच्छे से कर रहा था, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमें ये बताता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, और प्रीवियस ईयर ही ये बताता है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है या किस लेवल पे है। तो प्रीवियस ईयर तो मेन टारगेट होना ही चाहिए। साथ में प्रैक्टिस के लिए आप अलग से जो मैंने पहले बताया वो रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। मेंस का जो मेन एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने फेस किया, वो होता है चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में। हम जब जैसे आपको पता होगा कि 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं। अब जो बाकी 6 बचे उसमें से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और 60 मार्क्स ईच होता है। तो फर्स्ट और फिफ्थ तो मैंडेटरी है, उसमें ज़्यादा हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो करना ही है। बाकी जो 3 आउट ऑफ 6 जो चॉइस सिलेक्ट करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार। तो मेरा अप्रोच ये था, जब मैं टेस्ट वगैरह देता था तो टेस्ट में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती थी चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में कि कौन सा करूं। कई बार ऐसा होता था कि मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया और वो लास्ट में जाके वो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, तो मेरा चॉइस, क्योंकि 60 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, तो मेरा नुकसान 60 मार्क्स का हो जाएगा और टाइम तो अलग से जाता है। तो मैंने इसका एक अलग से तरीका अपनाया। मैंने क्या किया कि मुझे क्वेश्चन सिलेक्ट करने में बहुत कठिनाई हो रही है, तो मैं रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने ये देखा कि जो 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में रहते हैं, उसमें से जो 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर है, उसमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो वो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। जैसे मैं अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन या 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर मैं नहीं जानता हूँ और 2 20 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं जानता हूँ, तो वो क्वेश्चन तो मुझे अटेम्प्ट करना ही नहीं है, क्योंकि उससे एनीवे मार्क्स कम आएंगे। ऐसे मैंने फर्स्ट सेक्शन में भी किया और ऐसे सेकंड सेक्शन में भी किया। सेकंड सेक्शन में भी मैंने एक क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे 2 रिजेक्ट हो चुके हैं आर्ट्स में से और 6 बचे हुए हैं। अब यहाँ से मैं पेपर स्टार्ट कर देता था करना, क्योंकि मैं जो बाकी जो रिजेक्ट करना है, मुझे एक क्वेश्चन जो रिजेक्ट करना है वो मैं बाद के लिए छोड़ देता था कि मैं बाद में डिसाइड करूँगा बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस कि मेरा टाइम कितना हुआ और टाइम कितना बचा और एनर्जी कितनी शेष रहेगी। तो मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद मैंने 5th अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैंडेटरी क्वेश्चन है तो उसमें मैंने फर्स्ट और 5th पहले से अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें मुझे मैक्सिमम मार्क्स के आते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन सपोज मुझे 60 में से 50 मार्क्स का आता है या 60 में से 60 का आता है, तो मैं वो पहले अटेम्प्ट करूँगा। अब मेंस एग्ज़ाम में भी हमें एक्चुअली एक्यूरेसी पे ही फोकस करना है। एक्यूरेसी क्या है कि सपोज़ 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है और जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन गलत नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर आपका अप्रोच मिस्टेक कुछ भी होता है और आपका आंसर गलत आ जाता है, तो उसमें आपको मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। जैसे 20 में से हो सकता है आपको 5 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स मिले।
सब कुछ जानते हुए भी आपको 4 मार्क्स ही मिल रहे हैं, तो स्कोर आपका काफ़ी कम हो जाता है। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है बहुत ध्यान से करके हम अगर बहुत ध्यान से करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 16 to 18 मार्क्स भी मिल जाते हैं 20 में से, अगर हमारा सब कुछ सही है। और मेरा अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो मेरे 300 मार्क्स में से 260 मार्क्स के आसपास मेरे अच्छे अटैम्प्ट थे जो मैंने अच्छे से किया था, और जो बाकी 20-30 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो मैंने अटैम्प्ट कर दिए, जस्ट एक प्रॉपर वे में आंसर लिख दिया था और बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम उतना नहीं था। ऐसे ही मैंने सेकंड पेपर में भी 250 के मार्क्स की क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर पाया था अच्छे से, और बाकी 20-30 मार्क्स के क्वेश्चन जस्ट एक एवरेज आंसर लिख के मैंने छोड़ दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एस्पिरेंट्स हैं, उनका डाउट ये रहता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। जैसे बहुत सारे लोग कोचिंग भी करते हैं, कोचिंग में नोट्स, क्योंकि कोचिंग आप एकदम स्टार्टिंग से करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, और बेसिक से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा नोट्स जो होता है वो बहुत बल्की हो जाता है, और बल्की नोट्स की वजह से हम लास्ट मोमेंट पे अपना रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर शॉर्ट नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी हमारा काफ़ी टाइम पे बल्की हो जाता है, तो उसके बाद हम उसका भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फार्मूले शीट या ऐसा कुछ बनाते हैं। तो इसमें जो मेरा मेन अप्रोच था, क्योंकि मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखा था, तो मैंने जो कोचिंग मटेरियल ख़रीदा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी मिलता है कोचिंग मटेरियल्स जो हैंड रिटन मिलते हैं, तो वो मुझे मिला। तो उसमें मैंने देखा, फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा तो मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, और ऐसा होता है कि अगर पहली भी बार में आपने हाईलाइट करना शुरू कर दिया तो आपका पूरा का पूरा कॉपी एक तरह से कलर्ड हो जाती है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने पेंसिल से किया, जब सेकंड रिवीजन फर्स्ट टाइम मैंने जब रिवाइज़ किया उसको तो मैंने पेन से मार्क करना शुरू किया, और जब मैंने थर्ड रिवीजन किया तो मैंने हाइलाइटर का यूज़ किया। और हाइलाइटर में ऐसा होता था कि एक पेज पे मुझे 2 या 3 चीज़ें ही हाईलाइट करनी पड़ती थी, जिससे कि मेरा ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स हो गया। मैं पहले अटेम्प्ट्स में मैं शॉर्ट नोट्स बनाया करता था अलग से, लेकिन उसमें मैंने देखा कि बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। मैं अगर हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करके ही टाइम बचा सकता हूँ तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि एनीवे मेरे पास फार्मूला शीट अलग से है ही हैंडबुक की तरह, तो मैं उसको फार्मूला शीट को ही यूज़ करके मैं क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकता था। नोट्स मेकिंग में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप अच्छे से अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर रहे हैं तो। एग्ज़ामिनेशन हॉल का एक्सपीरियंस और जो इंटरव्यू का हॉल का एक्सपीरियंस है, इसके बारे में हमें बहुत सारे मिथ्स हमारे दिमाग में होते हैं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमें ये करना चाहिए, इंटरव्यू हॉल में ये करना चाहिए, तो वो मिथ्स मेरे अंदर भी थे। बट जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। मेरे दोनों टाइम जो इंटरव्यू दिया उसका एक्सपीरियंस यही था दोनों बार में कि जो इंटरव्यूअर्स थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे। अगर आप कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते हैं, जैसे कि मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मुझसे जब मैं बताया कि मैं भारतीय एयरटेल में काम करता हूँ, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हो, क्योंकि आप मोबाइल की HT मोबाइल में आप भी काम कर चुके हैं, ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अब इसका आंसर मुझे नहीं पता था, तो मैंने पोलाइटली बोल दिया कि सर मैं इसका आंसर नहीं जानता हूँ। तो इंटरव्यू में ना बोलना परफेक्टली फ़ाइन है, मतलब ना बोलना एक खुद में अपने आप में एक आंसर है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। वो एक्चुअली हमारा नॉलेज का बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं है, हमारी एक्चुअली टेस्ट पर्सनालिटी का हो रहा है। और हमारी पर्सनालिटी में अगर ये है ये बात कि हम जो आंसर नहीं जानते हैं उसको हम पोलाइटली डिक्लाइन कर सकते हैं। मैं मना कर सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ें नहीं पता हैं, और ये कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है। इंटरव्यूअर्स इसको नेगेटिव में नहीं लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का। सिमिलरली जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे सपोज़ अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का 10 to 12 और 2 to 5 एग्ज़ाम होता है, तो हम मेनली जो हमारा स्ट्रेस आता है वो बीच में जो गैप है उसमें आता है, क्योंकि हम एक पेपर दे चुके होते हैं, हमें उसका अपना खुद का परफॉर्मेंस पता होता है, तो उस बीच के ड्यूरेशन में हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले आधे घंटे में तो हम खाना खाएं, लंच करें अच्छे से, और उसके बाद 15-20 मिनट तक जो भी आपको रिवाइज़ करना है वो रिवाइज़ करें, और उसके बाद का जो टाइम है 10-15 मिनट पहले आप जो अपना एग्ज़ाम हॉल है उसमें चले जाएं, क्योंकि आपको थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम चाहिए अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए। सिमिलरली अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस में भी जो गैप होता है उसको हमें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि गैप बहुत कुछ डिसाइड करता है।
अब गैप ही ये डिसाइड करेगा कि आपका अगला पेपर कैसे जाएगा। अगर आपने गैप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो आपका सेकंड पेपर एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं जा सकता है। अभी जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मेरा एडवाइस उनसे, जो उनके मन में एक डाउट रहता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में नंबर ऑफ़ सीट्स जो होती हैं वो कम हो रही हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे डाउट्स उनके मन में रहता है कि इतनी कम सीटों में हम कंपटीशन कैसे करें, इतनी कम सीटों में हम तैयारी कैसे करें, हमारा तो प्रीलिम्स ही नहीं होगा, या फिर प्रीलिम्स हो गया तो मेंस नहीं होगा, हम कहीं ना कहीं इस स्टेज में फंस जाएंगे। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए मेरा एक तरह से मेरा मानना है, मेरा एडवाइस है वो ये रहेगा कि आप इन सब के बातों में ना पड़ें। अगर आपने दृढ़ संकल्प बना लिया है खुद से कि मुझे क्लियर करना है, तो फिर आपको टारगेट सीधा क्लियर करने पे ही होना चाहिए। आप स्ट्रेटजी अपनी जो बनाएं हैं वो इस तरह से बनाएं कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, मेंस की स्ट्रेटजी और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी सेग्रीगेटेड होगा। और इस चीज़ में मैंने हेल्प करने के लिए मैंने खुद का एक तरह से ब्लॉग लिख रखा है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो prabhakarverma.wordpress.com पे है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। आपको काफ़ी एक तरह से हेल्प मिल सकती है जो नए एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली उनके लिए। और एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके लिए तो ये बोलना चाहूँगा, जैसे बचपन में हमने सीखा है कि उतना ही पैर पसारिए है जितनी हमारी चादर होती है। तो मेरा मानना थोड़ा सा इससे अलग है। मेरा ये मानना है कि जैसे कि मेरा एक फ्रेंड जो कुमार शानू है, उसने ये फ्रेंड मुझे एक बार हम पढ़ रहे थे साथ में, तो उसने बताया था कि इंग्लिश में है बाइट मोर देन यू कैन च्यू एंड देन च्यू इट। इसका मतलब वही है कि जितना आप आज पढ़ सकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए, और आप धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो नए एस्पिरेंट्स को ये दिमाग में रखना चाहिए कि वो अपना खुद का इम्प्रूवमेंट किस तरह से कर रहे हैं, और जो एग्ज़ाम का डिफरेंट स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, इन तीनों में खुद का इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हुए अपनी तैयारी करें। और प्रीलिम्स में जैसे स्कोर, अभी जो मेरा टारगेट था उसमें मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें टारगेट ये होना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स पेपर 1 में 100 मार्क्स के आसपास जाएँ, और प्रीलिम्स जो पेपर 2 है उसमें 200 के आसपास जाएँ। ऐसे ही सिमिलरली मेंस में जो मेरा टारगेट था 175 ईच पेपर स्कोर करने का, तो उस टारगेट के हिसाब से चलें। और इंटरव्यू स्टेज में आप अगर 110 मार्क्स का या उससे प्लस लेके चल रहे हैं तो आपका तैयारी एक तरह से अच्छी है। और आप जो डिस्ट्रैक्शन है, जैसे सोशल मीडिया या इस तरह से डिस्ट्रैक्शन है, उसको मिनिमाइज़ करते हुए अपनी तैयारी करें। और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ सफलता के लिए।